चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे बिहार के जो पुलिस एग्जाम है, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, उसके लिए जो मैं ये बैच लाया हूं, आप देख सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर इच्छुक होंगे तो इसका नाम ही है सफलता बैच, और ये 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले आप ऑफर का लाभ उठाइए। 21,391 पद में अपना एक रिजल्ट देना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट होगा। डेली आपको नोट्स मिलेगा, डेली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे नोट्स के साथ ही, और डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सीट दिया जाएगा। उसी चैप्टर से जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, डेली 2 चैप्टर खत्म कराए जाएंगे। ठीक, आज मैं आपको डेमो के तौर पर यह चीज पढ़ाने वाला हूं। आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, और जो नहीं समझ में आए कमेंट कर कर पूछिएगा जरूर। मैं यहां पर आपको शुरुआत करता हूं। आज के महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रस्तावना। और एक बात आपको बता दूं कि अभी तक बिहार पुलिस में प्रस्तावना से संबंधित देखा जाए तो 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने अभी तक मैंने देखा है, कोई कोई एग्जाम में देखोगे यानी कि लगातार 2-2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। वो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन मैं ले रखा हूं, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के सबसे जो छोटा सा चैप्टर कह सकते हो, या आपको संविधान के आत्मा कह सकते हो, संविधान के परिचय पत्र कह सकते हो, संविधान के कुंजी कह सकते हो, संविधान के पवित्र दस्तावेज कह सकते हो। ये क्यों कहा जाता है, इसका सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हम देखेंगे यहां पर भारत की संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसे प्रेम्बल कहा जाता है। अब उसको शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आप लोगों के सामने हिस्टोरिकल फैक्ट रख देता हूं कि आखिर ये चीज आया कैसे। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में अस्थायी तौर पर अध्यक्षता करने के लिए राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त कर दिया जाता है अध्यक्ष के तौर पर। उससे पहले 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखिएगा, डेट देखते रहिए, 9 दिसंबर को क्या किया गया था, सचिदानंद सिन्हा 1946 को नियुक्त किए जाते हैं। फिर देखिएगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता करने के लिए, अस्थायी अध्यक्षता करने के लिए यहां पर चुन लिया जाता है। उसके ही जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को आप देखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को क्या कर लिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा में। संविधान सभा वही जो संविधान के निर्माण करना था, संविधान में क्या क्या प्रावधान होगा, संविधान की कैसा झलक होगा, संविधान में कैसा शासन की प्रणाली बताया गया है, कौन कौन अधिकार मिलेगा, इसका एक झलक आपको देखना है तो भारतीय संविधान के परिचय पत्र को देख लीजिए, यानी उद्देशिका को देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको एक एक चीज फैक्ट आपको कराते चलूंगा। उससे पहले आपको धैर्य बनाकर देखना होगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाइएगा। उद्देशिका शुरुआत होता है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उद्देशिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। आगे मैं नोट्स रख रखा हूं, आगे नोट्स है, आगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्लीज धैर्य बनाकर सुनते रहिए, एक कहानी की तरह मैं सुना रहा हूं और आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, क्वेश्चन कभी दिमाग से निकलेगा नहीं। ठीक, अब देखिए, ये जो प्रस्तावना है ये शुरुआत होता है हम भारत के लोग से। इससे पहले कि हम प्रस्तावना स्टार्ट ही करें, सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल फैक्ट जान लें। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो संविधान किस तरीका से होगा, मतलब ये तो पता होना चाहिए ना कि जैसे घर बनता है तो उसका खाका खींचा जाता है, नक्शा खींचा जाता है कि घर के यहां पर किचन होगा, यहां पर जो होगा बाथरूम होगा, यहां पर जो होगा सोने वाला रूम होगा। तो इस तरीके से आपको खाका खींचा जाता है और फिर उसको बिल्डिंग को ढाला जाता है। उस समय ही नहीं बता दिया जाता है कि यहां पर फ्रिज रखा जाएगा, यहां पर कूलर रखा जाएगा, यहां पर अलमीरा रखा जाएगा। जी नहीं, ये आपका काम है। जस्ट लाइक संविधान का भी एक रूपरेखा जो तैयार किया जा रहा था वो इसमें आपको दिखाया गया उद्देश्य प्रस्ताव में। यह उद्देश्य प्रस्ताव एक बनाया गया जिसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है BN राव का है। बेनेगल राव जो है ये प्रारूप तैयार किए थे आपको संविधान के प्रस्तावना के, और ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाता है तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक, अब हम यहां पर मेन रूप से आते हैं कि इससे पहले की प्रस्तावना भारत में ही आप देखें, उससे थोड़ा और बैक में जाते हैं, यूएसए हम चलते हैं। यूएसए, आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। आपसे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान बनाने की अवधारणा यानी लिखित संविधान बनाने की अवधारणा का जन्म कहां से हुआ है, फ्रांस से हुआ है। यह भी बन सकता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसा देश है जहां पर जो संविधान तो नहीं है लिखित, लेकिन एक्ट लिखित तौर पर वहां पर शासन करते हैं, एक्ट के थ्रू शासन किया जाता है, तो अपना ब्रिटेन है। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, वहां पर एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट से, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट संप्रभु है। अब संप्रभु क्या होता है आगे हम देखेंगे, और उसके थ्रू शासन किया जाता है, यानी उसके अनुसार किया जाता है। तो ये देख लीजिए। और हम लोगों ने देखा कि
ये जो अमेरिका के संविधान बन रहा था यानी लिखा जा रहा था, तो अमेरिका के भी संविधान में हम लोगों ने देखा कि एक आपको प्रस्तावना आया, प्रेम्बल आया, और वही जो प्रस्तावना प्रेम्बल का प्रावधान है हम लोगों ने भी यूएसए से ग्रहण कर लिया। हाँ, बशर्ते जो हम लोगों ने लैंग्वेज अपनाया, भाषा लिया, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले लिया, लेकिन जो ये प्रक्रिया है हम आपको यूएसए से लिए हैं। ठीक, अब यहां से आपका मेन शुरुआत होता है, इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। यहां पर एक झलक मैं दिखाकर आगे बढ़ूंगा और आगे जो नोट्स है उसे मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक, अब देखिए, हम भारत के लोग सबसे पहले कैसे शुरुआत होता है प्रस्तावना, यू द पीपुल ऑफ इंडिया, विद द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, यहां पर देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सभी शब्दों का मतलब मैं बताऊंगा, ये एक एक शब्द का मैं तोड़कर बताऊंगा कि क्या होता है, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है, समाजवादी मतलब क्या होता है, गणराज्य मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, और लोकतांत्रिक में क्या अंतर है, गणतांत्रिक में क्या अंतर है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होते हैं, राजतंत्रिक जो लोकतंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ये सभी चीज आपको मैं बताते चलूंगा। ठीक, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपको रशियन क्रांति जो हुआ था 1917 में, वहां से ये शब्द अपनाया गया है, रशियन क्रांति से शब्द अपनाया गया है। ठीक, फिर देखेंगे स्वतंत्रता, के प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहां तक कि हमारा फंडामेंटल राइट में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। एक तो विचार अपना प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, विश्वास आपका होना, कोई भी धर्म में, कोई भी चीज में आपका विश्वास हो सकता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया गया है। क्या दिया है? प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीना, अवसर आपको मिलेगा ही मिलेगा संविधान के जो अलग अलग अनुच्छेद है उसके अनुसार, और प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुता बढ़ाने के लिए, यह देखिएगा, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 आज तक एक चीज ऐसा मैं आपको बताऊंगा जो कि रेयर ही आप किसी से सुने होंगे, बट आज आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, यानी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत। ठीक, ये जो शब्द है आत्मप्रीत, ये तीनों शब्द जो पूछता है ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। देखो, एक बार मैंने प्रेम्बल पढ़कर आपको सुना दिया, अब इसके मतलब क्या होते हैं, इसके अलग अलग शब्दों से क्या क्वेश्चन बनते हैं, और आपको ये ध्यान से सुनना चाहिए, और अलग चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसे भी आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। चलिए, यहां से मैं शुरुआत करता हूं। आपका पूरा प्रस्तावना का नोट्स यहां पर है, हो सके तो इसे आप नोट कर सकते हैं। हाँ, लिखित संविधान, देखो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है, लिखित संविधान की तो अवधारणा यानी सोच जो आया था वो फ्रांस से आया था, लेकिन आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति आया, नेपोलियन बोनापार्ट आया, जो भी लिखित संविधान होता था फ्रांस का सीधे बदल दिया जाता था, आपको कोड में वो होता था तो बदल दिया जाता था। तो जो अवधारणा आया वो तो फ्रांस में आया, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान जो लिख दिया था वो अमेरिका ने लिखा था। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, एकदम सटीक आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक, अब संविधान की प्रस्तावना जो है, इसे आपको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने आपको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये हर एक आपको जो होगा नोट्स जो होगा मिल जाएगा, अगर आप एप्लीकेशन में ज्वाइन करते हैं तो वहां से ये मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा? ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है, आपके पास लास्ट समय में बहुत कम समय मिलते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे ही आपको नोट्स तैयार करना है, अच्छे राइटिंग में बढ़िया से लिखकर, समय लगे लेकिन बेहतरीन। और ये नोट्स आप लोगों को जहां बैच स्टार्ट हो रहा है लिंक नीचे मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सबसे पहले इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है, बाद में जाकर यही प्रस्तावना बनता है। और ये किसने पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इसमें तैयार किसके द्वारा किया गया था? जब पेश किया गया तो आप देखोगे इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी को। आपसे डेट, एक डेट याद आपको रखना चाहिए, 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, अब ये देखोगे इसके बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है ये BN राव का था, BN राव, और ये आपको पेश किया गया था। अब उस समय जो अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये 11 दिसंबर को, कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अस्थायी तौर पर अध्यक्षता करने के लिए इन्हें चुन लिया जाता है। इससे पहले एक दो बात और याद रखिएगा, इससे पहले आपको एक डेट याद रखना चाहिए यहां पर, और ये अति महत्वपूर्ण डेट है आपको। कौन सा? तो 9 दिसंबर
1946। इस समय क्या हुआ था भाई, अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा अपने बिहार से थे, और बिहार को एक अलग पहचान दिलाने में सबसे बड़ा योगदान जानते हो किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का है। ये इतने बड़े विद्वान आदमी भी थे, और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये विद्वान आदमी होने के साथ साथ आप देखिएगा कि ये बिहार के जो अधिकार है, जो बंगाल अतिक्रमण कर ले रहा था, यूनिवर्सिटी में भी देखोगे टीचर का जो अधिकार था, बहुत से बंगाली टीचर थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो ये अधिकार बिहारी लोगों को दिलाने के लिए आप देखिएगा उस तरीके से, यानी उस समय जो बंगाल वाला क्षेत्र था, आपको बिहार जो क्षेत्र था, उड़ीसा जो क्षेत्र था, सब एक ही में था ना, झारखंड भी तो ये 2000 में जाकर बिहार से अलग हुआ है ना, ठीक। तो इस स्थिति में देखोगे बिहार को अलग पहचान 1911-12 में दिलाने में सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान है। और क्योंकि ये उस समय तक बहुत सीनियर हो चुके थे, इसलिए एक आपको इज्जत कर सकते हो, सीनियरिटी कर सकते हो कि तौर पर सबसे पहला जो आपको बनाया जाता है अस्थायी तौर पर अध्यक्षता संविधान सभा में, वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। इसे भी लिख लेना, जो भी बात बोल रहा हूं अगर नहीं याद है तो लिख लेना, याद होगा तो मत लिखना, ठीक। और फिर उसके 2 दिन बाद ही आपको सब लोग सहमति से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और जस्ट उसके 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर देते हैं, और इसे एक्सेप्ट किया जाता है आपको कब, तो 12 जनवरी 1947 को। तो जो बता रहे हैं ध्यान में रखना, क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब देखो अलग अलग प्रस्तावना पर टिप्पणी किया गया है। हम देखेंगे प्रस्तावना के सभी मुख्य बात देखने से पहले हम लोग इसका टिप्पणी देख लेते हैं कि क्या क्या लोग कमेंट किए हैं। इससे आपको क्या होगा कि कनेक्ट करने में आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हमको क्या चीज है कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रखेगा। यानी कमेंट हम देख लेते हैं क्या क्या किया गया है। संविधान की आत्मा, ये ध्यान में रखिएगा, ये किसके बारे में बात हो रहा है? प्रस्तावना के बारे में बात हो रहा है। यानी संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? ठाकुर दास भार्गव द्वारा। और आर्टिकल 32 में देखोगे, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आपको 5 रिट जारी किया जाता है और आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो इसको जो कहा गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। इसे संविधान के आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक। ये चीज हो गया। भारत के जो प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा गया था, यानी कि ये जो एक परिचय पत्र है, जो कि परिचय मतलब क्या होता है आप देखोगे, किसी को के बारे में जानकारी देना, यानी संविधान के बारे में जानकारी देता है, एकदम देता है। इसे पढ़ दो तो पता चल जाएगा कि हमारा संविधान का नेचर कैसा है, हमारे संविधान में शासन की प्रक्रिया कैसा है, शक्ति का स्रोत कैसा है, ये सभी जानकारी पड़ जाते हैं, ठीक। तो इसे परिचय पत्र किसने कहा था? ये एन ए पालकीवाला जो है, यानी यहां पर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि पालकीवाला ने, इन्होंने बोला था संविधान के प्रस्तावना को परिचय पत्र, ठीक। संविधान की कुंजी किसने कहा था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में लगातार पूछ रहे हैं, दरोगा बीपीएससी सभी एग्जामों में, लेकिन हम आपको बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए ये सभी नोट्स तैयार कर रहे हैं। दरोगा के लिए अलग से नोट्स तैयार होगा, ठीक। ये के एम मुंशी किसने आपको बोला था? ये के एम मुंशी ने बोला था आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर पवित्र दस्तावेज बोला था, यानी कि पवित्र दस्तावेज किसने बोला था? यानी इस प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसके द्वारा बोला गया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा, ठीक। इसके बाद भी और भी, जैसे कि बेरूबारी मामला आया 1960 में। बेरूबारी जो मामला 1960 में आता है, आप देखो उसमें प्रस्तावना को भाग नहीं माना जाता है शुरू में, लेकिन उस समय एक कमेंट किया जाता है कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना को हम उस समय प्रयोग कर सकते हैं जब कोई भी बात पर डाउट होता है या कोई भी बात पर डिबेट होता है, संदेह होता है। उस स्थिति में जो संविधान सभा के लोग के सोचने का शक्ति था, यानी जो सोच कर ये बनाए थे, वो प्रस्तावना में उनका झलकता है, यानी सोच झलकता है प्रस्तावना में। तो उस स्थिति में हम प्रस्तावना पढ़कर वो जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये 1960 में बेरूबारी मामला में बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? आपको उस समय के कोर्ट द्वारा बताया गया था, हाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक। यहां पर आप देख सकते हो कि प्रस्तावना भाग है कि नहीं, इस पर सबसे बड़ा डिबेट शुरू हो चुका था। यानी कि आजादी के बाद ही देखोगे कि प्रस्तावना में अमूल चूक परिवर्तन लोग करना चाह रहा था, इसलिए आप देखोगे कि ये भाग है कि नहीं है। आखिर प्रस्तावना तो संविधान बनने से पहले लाया गया, तो संविधान के बहुत से प्रावधान जो है सब प्रस्तावना के अनुरूप ही आप देखोगे देखने को मिलता है अपने संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में। ये भाग है कि नहीं है, और ये भाग है तो इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अगर भाग नहीं है तो फिर प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या जरूरत है? तो एक बात समझ लो, अगर घर बनाने के लिए न्याय दिया जाता है, न्याय मतलब समझते हो नीचे का, जहां पर आपको न्याय दिया जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि घर बन गया तो हमने ये ढा देंगे, नहीं। ये एक प्रकार के पूरे संविधान का न्याय बोल सकते हो। जो घर बनता है ना, नीचे का बेस कहते हो, वो बेस कह सकते हो। इसी बेस के आधार पर हमारा संविधान बना है और टिका था, ठीक। अब यहां पर देखो, बना था, आप बोल सकते हो इसी बेस को आधार बनाकर, यानी कि ये एक रूपरेखा था जिसको आधार बनाकर अलग अलग संविधान के जो प्रावधान लागू किए गए, ठीक।
अब यहां पर देखो, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें दो केस महत्वपूर्ण होता है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। एक बेरूबाड़ी बनाम भारत संघवाद, बेरूबाड़ी बनाम जो भारत संघवाद है, ये बोला था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आपको बस ऐसे ही नोट्स बनाना है, एक पेज में सारा नोट्स बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। डेली 2 पेज खाली नोट्स बनाइए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, एक आपको जीके का, एक साइंस का, बस बात खत्म। आपको 70 प्लस क्वेश्चन अगर करना है जीके और साइंस से, बाकी हिंदी इंग्लिश मैथ आपको पढ़ना होगा, उससे करना है तो आपको मात्र 2 पेज नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। बाकी देखो आप लोग धुआं धुआं कर दोगे, लूसेंट पढ़ लो, क्राउन पढ़ लो, एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़ लो, तुम जहां से पढ़ना है पढ़ना, देखना, इससे एक भी चीज आपको छूटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया है। तो बेरूबाड़ी मामला में देखोगे, ये बाद में आया कि संघवाद, आपको जो इसके साथ मामला आया था कि प्रस्तावना भाग नहीं है, ये 1960 में आया था बेरूबाड़ी वाला मामला, ठीक। फिर एक आता है सबसे बड़ा जजों का बेंच बैठता है, और ये जज का जो बेंच था केशवानंद, केशवानंद कहां से थे ये क्वेश्चन पूछता है। केशवानंद मठाधीश थे केरल के, कहां से, केरल के मठाधीश थे। तो केशवानंद भारती बनाम आपको देखोगे केरल राज्य का 1973 का आपको मामला आता है। 73 के मामला जब आता है तो इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत निकल कर आता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत निकल कर आता है। और ये अति महत्वपूर्ण इसलिए है आपको केशवानंद, क्योंकि सबसे अधिक जज जो बैठे थे, इसको आपको सबसे अधिक जो सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठता है, उसमें जो छोटा से छोटा बेंच होगा जो डिबेट करेगा या जो बताएगा कि ये चीज ये प्रावधान है कि नहीं आपको संविधान में, उसमें 5 जजों का बेंच होता है। लेकिन इस समय देखोगे ये 13 जजों का बेंच बैठा था, और अभी तक के सबसे बड़ा जजों का बेंच जो है यही केशवानंद भारती केस में बैठा था। और उस समय बहुत से ऐसे प्रावधान पर आपको सुनाया गया था, मतलब जजमेंट, जो कि सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया था, जो अलग अलग, जैसे कि प्रस्तावना का हो गया, जैसे और भी बहुत से ऐसे, जैसे कि संपत्ति का अधिकार वाला प्रावधान हो गया, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। डीपीएसपी बड़ा है कि फंडामेंटल उसको हकदार, ये सभी को इकट्ठा एक जगह कर लिया गया। और इसी में एक आपको सबसे बड़ा निकल कर आता है मूल आपको जो है ढांचे का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। और बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत यह कहता है कि संविधान के, ध्यान में रखना, संविधान के सभी प्रावधान में संसद करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो मूल आत्मा में चेंज नहीं कर सकता, मूल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकता। अगर जैसे हम लोग बताते हैं, ठीक, हमारा शरीर है, कान को उखाड़ कर नाक की जगह लगाया जा सकता है, ऐसे हम मर नहीं जाएंगे, नाक की जगह कान को लगा सकते हैं, मर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमारे शरीर से आत्मा ही निकाल लिया जाए तो क्या ये जिंदगी, ये पूरा शरीर रहकर क्या करेगा, 15 दिन 20 दिन फ्रीज में रहेगा, फिर तो सड़ना ही है। जस्ट लाइक ये कहा कि जो संविधान सभा के लोग ने हमारा भारत का स्वरूप कैसा होगा, शासन के स्वरूप कैसा होगा, वो सोचकर संविधान सभा के लोग बनाए थे संविधान। अगर अब संविधान के मूल ढांचा ही आप बदल देते हो तो संविधान रहकर ही क्या फायदा। तो इस स्थिति में देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने पास बहुत ज्यादा शक्ति अर्जित कर लेता है, और यहां से जो शक्ति अर्जित करता है, अभी तक देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक। ये आखिर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान इसके दिमाग में कहां से आया, यानी सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में कहां से आया, उस समय के जजों का। इससे पहले अमेरिका के जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर केस सुनवाई कर चुका था ऐसे, और वो भी बताया था कि अमेरिका के जो संसद है संविधान में संशोधन कर सकते हैं, छोटा सा तो संविधान है अमेरिका का, लेकिन मूल स्ट्रक्चर में नहीं संशोधन कर सकते हैं। इसलिए उस समय देखोगे अमेरिका के भी सर्वोच्च न्यायालय जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और भारत के भी सर्वोच्च न्यायालय देखोगे शक्तिशाली ही है। तो यहां से ये केस निकल कर आता है, और यही केस में कहा जाता है केशवानंद भारती केस में कि भैया तुम प्रस्तावना संविधान का भाग मानो, और संविधान का भाग है क्योंकि इसमें संविधान सभा के जो लोग हैं, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उनके सपने झलकते हैं और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस अलाउ कर देता है संविधान संशोधन करने के लिए, यानी कि ये भाग मान लेता है, जिस कारण से देखो कि प्रस्तावना में एक संशोधन होता है, और वो संशोधन जो होता है ये कौन होता है, तो 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन, मात्र एक संशोधन प्रस्तावना में कौन होता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और उस समय जो प्रधानमंत्री थी ये इंदिरा गांधी थी। लेकिन एक बात और आपको याद होना चाहिए कि इसी समय थर्ड आपात लागू हुआ था, यानी कि थर्ड आर्टिकल 352 लागू हुआ था। थर्ड आर्टिकल 352 लागू हुआ था, यानी तीसरी बार आपको आर्टिकल 352 लागू हुआ था। फर्स्ट बार आपको देखोगे आर्टिकल 352 कब लागू होता है, आपको 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है तो, और सेकेंड बार 1971 में सेकेंड बार आपको लागू होता है। और तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी लागू करती है, जो कि आंतरिक अशांति के शब्द जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया जाता है, और उस समय उस शब्द की जगह पर सशस्त्र विद्रोह ला दिया जाता है। तो इसलिए 42वें संविधान संशोधन को बड़ा डाउटफुल रखा जाता है, बड़ा लोग संदेह की निगाह
लिहाज से देखते हैं कि उस समय की जो सरकार था, सभी विपक्ष को आपात लागू था, तो सभी लोगों को डाल दिया गया था जेल में। जो भी रेडियो अखबार ये सब था बैन कर दिया गया था, यानी कि लोग नहीं बोल सकते। उस स्थिति में देखोगे 42वें संविधान संशोधन करता है और प्रस्तावना में संशोधन कर कर ये देखोगे 3 शब्द जोड़ देता है। कौन कौन भैया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बोलने वाले तो बोलते हैं कि वो समय ये सब किया गया, तो बाद में काहे नहीं तुम बदल लिए? अगर तुमको बदलने का इतना मन था तो बाद में बदल लिए। नहीं, ये सही में ये पहले से था मौजूद। ये क्या पंथ निरपेक्ष पहले से नहीं था मौजूद, बस यहां पर जोड़ दिया गया। ठीक, बाकी मौलिक अधिकार में आपका देख भी कीजिएगा, धर्म के प्रति जो स्वतंत्रता दिया गया तुम लोगों को, वो तो देखना ही है फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और समाजवादी तो भाई सब लोग चाहता है। आप देखोगे समाजवाद कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि समस्त संसाधन जो होंगे वो न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा हो, गरीब जो है उनको उत्थान हो। ऐसा थोड़ा ना अमीर अमीर होते जाए, गरीब गरीब होते जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए, सब ओवरऑल ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 शब्द जोड़ा उस समय, यानी उस समय के जो लोग थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्योंकि आप देखोगे उस समय अलग अलग भारत के क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे चाहते थे कि भारत से अलग हो जाए। पारदीपीय भारत देख लो, दक्षिणी भारत में ही देख लो, उस समय आपको चल रहा था आंदोलन। अपना पंजाब वाला क्षेत्र में आंदोलन उग्र हो गया था, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में आंदोलन उग्र हो गया था। इसमें आपको इंदिरा गांधी ने दिमाग लगाया था, यानी प्रधानमंत्री ने, और यहां पर अखंडता शब्द जोड़ दिया गया था। यानी कि प्रस्तावना एक भाग मान लिया गया और इसी में एक शब्द जोड़ दिया गया, अखंडता। इससे आपको जानते हो क्या इंगित हो रहा है? भारत कभी खंडित नहीं हो सकता है, भारत के समाज भी खंडित नहीं हो सकते और भारत का टेरिटरी क्षेत्र भी कभी खंडित नहीं हो सकता। ये बहुत दूर की सोच था। और ध्यान में पंथ निरपेक्ष भी जोड़ दिया गया, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। क्या होगा? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य जो होगा, सरकार जो होगा, सभी धर्मों को प्यार से, भाव से एक समान देखेगा और जहां जरूरत पड़ेगा आगे आकर सहयोग भी करेगा। ठीक, और समाजवादी यानी संसाधन को न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा किया जाएगा। जो गरीब है उनको अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, ऊपर उठाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें मात्र प्रस्तावना में एक बार संशोधन किए गए हैं, यानी कि कितने बार? एक बार संशोधन किए गए हैं। ठीक, बाकी जो भी नोट्स है मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। आगे देखते हैं और क्या आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अब यहां पर मेन जो है शाब्दिक अर्थ हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आपके प्रस्तावना के जो शब्द है जिससे आपको समझने में दिक्कत आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब देखो प्रस्तावना के जो कुछ मुख्य बिंदु है, यानी कि कुछ शब्द है जो अति महत्वपूर्ण शब्द है, जो हमेशा पूछा जाता है, उसे देख लेते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको प्रस्तावना में हम बताते हैं, जो कि आप अक्सर प्रस्तावना तो पढ़ते होंगे लेकिन दिमाग में ये चीज नहीं सोचते होंगे कि ये भी हो सकता है क्या। ठीक, लेकिन ये चीज होता है, ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया, बाय द वे मान लो बीपीएससी में गए या कुछ भी कहीं भी गए और पूछ दिया कि भाई ये प्रस्तावना में ये चीज काहे के लिए दिया है, तो आपको मालूम भी तो होना चाहिए ना कि प्रस्तावना में अगर दिया है तो ये काहे के लिए दिया है। हटा भी सकता था लेकिन दिया कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए प्रस्तावना की हम देखेंगे सबसे पहले प्रकृति, नेचर कैसा है आपको। तो प्रस्तावना की जो नेचर है, प्रस्तावना शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना में जो शक्ति का स्रोत बताया गया है हम भारत के लोग, ये द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से शुरुआत, यानी हम भारत के लोग से शुरुआत होता है, यानी हम भारत के लोग जो होंगे ये शक्ति का स्रोत होंगे। आगे आपको नोट्स में मिलेगा ये क्या होंगे, ये भारत के लोग जो होंगे ये शक्ति का स्रोत है। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है, लिखना है तो आप लिख सकते हो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम लोग जो अपना अंदर के, यानी कि भारत के टेरिटरी के अंदर या भारत के टेरिटरी के बाहर जो भी चीज लागू करना चाहे या जिसके साथ संधि करना चाहे या जिस संधि में अपने को सहमति देना चाहे उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। यानी हमारे शासन प्रशासन आंतरिक हो या बाहर का हो, उसमें कोई बाहरी दखलंदाजी नहीं देगा। हम अपने शासन अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चलाएंगे, जो जनता प्रतिनिधि चुनकर दे दिया है वो प्रतिनिधि संप्रभुत्व है, वो शासन चलाएगा हमारा नाम लेकर, यानी जनता के नाम पर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से ये चीज निकल कर आता है कि बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं है शासन प्रशासन में, भारत संप्रभुत्व है और यहाँ के लोग भी संप्रभु हैं, ये यहां से निकल कर आता है। फिर आता है समाजवादी, यही आपको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। समाजवादी मतलब समाज देखोगे अलग अलग समाज में अलग अलग धर्म जाति जो है लोग रहते हैं, जाति के भी धर्म के भी अलग अलग रंग के कलर के अलग अलग व्यवसाय करते हैं, सब जीविकोपार्जन सबका अलग है, कोई गरीब है कोई अमीर है। तो इसमें समाजवाद लाना है, यानी समाज को एक विकास करना है ऐसे तौर पर जहां पर संसाधन का न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा हो पाए। भाई कौन नहीं चाहता है कि हम भी आगे बढ़ें, गरीब घरे भले जन्म ले लिए लेकिन मौका अगर मिलता है तो हम लोग जरूर आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और कोशिश करते हैं अपने मेहनत के बल पर कहीं ना कहीं अपने घर के गार्जियन जो है या घर के जो सदस्य हैं उनको अच्छे पूर्वक जीवन जो है मतलब जिंदगी जो है दे पाए,
इसीलिए आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो समाजवादी जो होगा, सोशलिस्ट जो होगा, ये मेन रूप से संसाधन को बेहतर तरीका से बंटवारा करना है, और जो दबे कुचले लोग हैं, महिला हो गए, एससी एसटी, ये सब जो लोग हैं, उनको अपलिफ्टमेंट करना है, यानी ऊपर बढ़ाना है। उसके लिए कुछ अलग अलग योजनाएं सरकार ला सकती है और बढ़ाती भी है, देखोगे तो। अब यहां पर आता है एक तीसरा शब्द, पंथ निरपेक्ष। आखिर ये क्या होता है भैया? एक हम सब सुने हैं सर जी, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, क्या धर्म से कोई हमारा भारत जो है धर्म को क्या मानता है और धर्म से निरपेक्ष हो सकता है क्या? ये हम देखते हैं। देखो, आपको धर्म निरपेक्ष भारत नहीं है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्या भारत धर्म निरपेक्ष? धर्म निरपेक्ष नहीं है। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष है। अब पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर होता है? देखो, धर्म पंथ जो होता है अलग अलग होता है। एक धर्म व्यापक बड़ा क्षेत्र हो गया और उसी में अलग अलग पंथ हो गए, जैसे कि हमारा हिंदू धर्म हो गया, सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, उसमें शैव पंथ भी हो गए, वैष्णव पंथ भी हो गए, यानी अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, ठीक, अलग अलग लोगों को, अलग अलग भगवान को पूजते हैं। लेकिन जो पंथ का एक चीज, एक पंथ का एक क्या होता है? पंथ का एक आपको किताब होता है, हो सकता है एक उनके गुरु हो सकते हैं, उनके एक ईश्वर हो सकते हैं, यानी एक उनका प्रतिरूप जो होगा, रूप जरूर होगा पंथ में। लेकिन धर्म एक व्यापक शब्द है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। तो कर्तव्य से कोई कैसे विहीन हो सकता है? कर्तव्य विहीन नहीं हो सकता। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूं, तो धर्म निरपेक्ष मतलब अपने कर्तव्य से विहीन कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे जो संविधान सभा में जो लोग थे बहुत बुद्धिमान थे, और उस समय भी ये बात निकला था कि क्या हम धर्म निरपेक्ष जोड़े, यानी कि जो मौलिक अधिकार के समय में आप देखिएगा तो नहीं जोड़ा गया था, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और इस पर जवाब भी मांगा गया कि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष में क्या शाब्दिक अंतर है। तो धर्म निरपेक्ष हम लोग देखेंगे पश्चिमी सभ्यता के लोग, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम हो गया था, पोप था उस समय का, चर्च जो था, आपको देखोगे पश्चिम में यानी कि यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा दबदबा उस समय था। जो वो बोल देता था वही होता था, यानी वैज्ञानिक कारण भी अगर कोई बता दे कि ये सिद्ध कर दे, तब पर भी उसको फांसी पर चढ़ाया जा सकता था। अगर पोप बोल दे कि ये तो ईश्वर का दुश्मन है, यानी ईश्वर का, इस पर आपको जो ईश्वर का जो प्रकोप है वो सही नहीं है, यहां पर तो आपको पापी वाला प्रकोप है, जैसे आप कह सकते हो कि शैतानी प्रकोप जिसे कहा जाता है, और उस पर क्या किया जाता था? उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता था। ठीक, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक भी चढ़े हुए हैं सूली पर, आपको देखिएगा उन लोगों के यहाँ, यानी कि यूरोपियन क्षेत्र में। हम लोग को यहाँ ऐसा कभी देखने को मिला ही नहीं है। तो ये देखोगे हम लोगों ने पंथ निरपेक्ष अपनाया, यानी कि सरकार, ध्यान में, और यह भी ध्यान में रखना, यहाँ के जो पंथ निरपेक्ष ये है कि सभी धर्म को या सभी पंथ को हम समान भाव से देखते हैं, और जहां जरूरत पड़ता है वहां पर हम लोग शासन के थ्रू हेल्प भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा, कुंभ का मेला लगता है, या आप देख सकते हो कि मुसलमान ही धर्म में अलग अलग जो मेले लगते हैं उसमें जो सुरक्षा मुहैया कराया जाता है, और भी धर्मों में सुरक्षा जो मुहैया कराया जाता है सरकार ही कराता है। तो भाई सरकार दे रहा है ना मदद, तो अलग कैसे हो गया? सरकार मदद देता है, लेकिन सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, सरकार का कोई अपना पंथ नहीं है, इसके अनुसार यही हुआ। ठीक, और धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म से ही निरपेक्ष हो जाए, ये कहां मिलता है? ये आपको तुम पश्चिमी सभ्यता में देखने को मिलता है, यानी कि आपको यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? गणतांत्रिक मतलब क्या होता है? बड़ा कंफ्यूजन। एक बार क्लास में मैंने उठा करके लड़के से पूछ दिया कि बताओ कि क्या ब्रिटेन लोकतंत्र है या गणतंत्र है? चलो तुम लोगों से भी मैं एक चीज बता रहा हूं, पूछो, बता रहा हूं कि क्या ब्रिटेन जो है गणतंत्र है या नहीं, गणराज? ये बताओ, यस या नो में बताओ, यस या नो। ब्रिटेन गणराज है कि नहीं? गणराज को इंग्लिश में बोला जाता है रिपब्लिक। बताओ ब्रिटेन है कि नहीं, मुझे बताओ। कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट करो, मैं देख रहा हूं। नो। और शादी ब्याह का मौसम है तो डिस्टर्ब नहीं होगा जी। नो, बहुत अच्छा। आप लोग देखो सही चूज किए, क्योंकि गणराज्य मतलब क्या होता है और लोकतंत्र मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। लोकतंत्र मतलब क्या होता है या लोकतांत्रिक सरकार मतलब क्या होता है? चुने हुए सरकार, पैतृक सरकार नहीं, या आपको ऐसा नहीं है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार है, नहीं, चुने हुए, यानी हम लोग जिस तंत्र में भाग लेते हैं उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल दिया था, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से चुना हुआ जो शासन है वो लोकतंत्र है। ये अब्राहम लिंकन जो आपको राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बहुत अच्छा इसका परिभाषा दिए थे। ठीक, तो ये लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र माने हम लोगों ने सरकार को चुना, हम लोगों ने। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक, लेकिन भारत में भी कोई शासन में देखोगे प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र दिखाई देता है। जैसे पंचायती राज में जब हम मुखिया को चुनने जाते हैं, डायरेक्ट चुनने जाते हैं, जैसे हम लोग आपको विधायक को चुनने जाते हैं, डायरेक्ट चुनने जाते हैं वोट डालने। लेकिन क्या हम लोग राज्यसभा के सदस्य को चुनने जाते हैं? जी नहीं, वो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। जिनको हम लोग चुनते हैं वो उनको चुनता है। क्या राष्ट्रपति में हम लोग जाते हैं? जी नहीं, जिनको हम चुनते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो चुनते हैं। उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में सेम होता है।
तो ये जो होता है भारत में भी दो प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष भी है, लोक आपको अप्रत्यक्ष भी है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र अप्रत्यक्ष है ओवरऑल, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्योंकि बड़ा देश है ना भारत। अब देखिएगा तो अब देखिए, लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा चुना हुआ शासन और लोगों के द्वारा प्रतिनिधि के द्वारा जो सरकार चलाया जाता है वो लोकतंत्र होता है। अब गणराज्य क्या होता है इस बारे में भी सर जी बता दिए, जिसे रिपब्लिक कहा जाता है। देखो लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है, डिमोस शब्द से निकला है। दरोगा में इस बार का क्वेश्चन क्या पूछा था, पीटी आप उठाओगे कि डिमोस मतलब क्या होता है। डिमोस फबोस दो आपको उपग्रह भी है, किसका है भैया, मंगल का है, लेकिन डिमोस मतलब होता है जनता, डिमोस मतलब जनता होता है, और डिमोस से ही बना है डेमोक्रेसी, यानी कि जनता का शासन। कृषि मतलब क्या होता है, शासन, यानी जनता का जो शासन होगा उसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी। और यही आपको पता होता, पहले तो आप लगा लेते कि डिमोस मतलब क्या होता है, जनता होता है, और कृषि मतलब शासन, यानी डेमोक्रेसी आपको यहां पर निकल कर आता है, ठीक। तो यहां पर आप देखोगे कि गणराज्य जो होता है उसमें क्या होता है, रिपब्लिक, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, राष्ट्र के प्रमुख होंगे, वो आपको जन्मजात नहीं होंगे, यानी कि वो राजा का बेटा राजा बनेगा ये वाला हाल नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं चुने जाएंगे कुछ समय के लिए, यानी कि उनका कुछ फिक्स पीरियड होगा। जैसे कि हमारे यहाँ कौन है, राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन है, राष्ट्रपति हैं, हमारे यहाँ कार्यपालिका प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति हैं, हमारे यहाँ भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति हैं। ये कौन चुने जाते हैं, हम लोग भले ना चुनते हो, लेकिन हम लोग का प्रतिनिधित्व जो करता है, जैसे कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं, और उपराष्ट्रपति को लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। तो हम लोग जो चुनकर भेजे हैं वो चुन करते हैं इनडायरेक्ट रूप से, तो वो भी क्या हो गया, एक समय के लिए चुनते हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए चुनते हैं। ऐसा थोड़े ना है कि एक ही इंसान आपको बनते जा रहा है राष्ट्राध्यक्ष, नहीं है। इसलिए ये देखोगे भारत एक गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, जो भी शासन होते हैं, जिनका उनका राष्ट्राध्यक्ष होता है, वहां का राजा होता है, वहां का राजा होता है। इसलिए ब्रिटेन जो है क्या है, राजतंत्रीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन राजतंत्रीय लोकतंत्र है, और अपना भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। यही अंतर है। तो कहता है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रिटेन में एक ऐसा तंत्र है, तो राजतंत्र है, लोकतांत्रिक राजतंत्र है। अब हम यहां पर देखेंगे, ये चीज आपको समझ में आएगी, ये छोटा छोटा जो चीज पूछ लेता है वही मैं आपको समझाया, कोई यहां पर तीर नहीं मार रहा हूं, कोई बीपीएससी आप नहीं लिखने जा रहे हैं। सो बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी कराया जा रहा है, तो उतना ही पढ़ो जितना पचा सकते हो, इतना पढ़ दोगे। 4 घंटा का एक वीडियो बनता है प्रस्तावना का, 5 घंटा का बढ़िया से पढ़ाओ, तो अगर उतना पढ़ाने पर आदमी बैठे तो पता चलेगा कि तुम भी सो गए उधर और फिर जगे तो क्या कहोगे, अरे छोड़ो हटाओ पढ़ लिए, अब जो भी आएगा दे देंगे एग्जाम में, भले बने चाहे ना बने, मार देंगे तुक्का, सही निकल जाएगा, निकलेगा तो जय सिया राम, ना निकलेगा तो फिर अगले साल। ऐसे नहीं करना है आपको, जो जो चीज मैं दे रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अभी जो मिल रहा है उसे प्रैक्टिस करना है, और प्लीज 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 अरे यार, दो पेज तो तुम लिख ही सकते हो, इतना तुम लोग तो क्या बोले, 2 पेज तो तुम लोग लिख सकते हो, 1 पेज में ये हो जाएगा और 1 पेज में आपको विज्ञान हो जाएगा। 2 पेज भी अगर डेली लिखते हो तो तुम समझो आगे वाले सभी एग्जाम पर अपना बढ़त बना लोगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्रस्तावना में क्या क्या उद्देश्य है, यानी प्रस्तावना के क्या उद्देश्य है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया। 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं, सामाजिक, समाज में सबको न्याय मिलेगा, समाज में सबको न्याय मिलेगा, ठीक। यह नहीं है किसी के साथ अन्याय होगा, यानी समाज में कोई जाति, धर्म, व्यवसाय, ऊंच नीच, ये सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने जो भी होंगे सभी लोग समानता होंगे, समस्त जो होगा सबको समान समझा जाएगा, ठीक। तो ये आपको आर्टिकल 14 कहाँ पे करता है, तो वो भी आपको एक सामाजिक न्याय की बात करते हैं, एक आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय मतलब कि अर्थव्यवस्था यानी पैसा संबंधी न्याय। यह नहीं है कि एक संसाधन को उठाकर किसी के एक हाथ में दे दिया जाए और गरीब को गरीब छोड़ दिया जाए, ये नहीं, गरीब है तो उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 39 के सबसेक्शन 4 में आप देखोगे तो, ठीक। तो ये सब आपको जहां मिलेगा भाई वहां पर तो होगा ही होगा आपको क्या, आर्थिक न्याय होगा। फिर हम देखेंगे राजनीतिक न्याय। कहोगे सर जी राजनीतिक न्याय तो हम देखबे ना किए आज तक, नहीं देखो रे बुड़बक, वोट डालने जाते हो वो क्या हुआ, राजनीतिक न्याय हुआ। क्या तुमको मुखिया में खड़ा होने के लिए कोई रोका है, खड़ा हो सकते हो क्या, लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते, लड़ सकते हो, राज्यसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते, लड़ सकते हो। तो जो तुमको अधिकार राजनीति के तौर पर मिला वो तुम्हारा राजनीतिक अधिकार हो गया। यानी राजनीतिक अधिकार में आर्टिकल 200 आपको देखोगे, आर्टिकल क्या, आर्टिकल 326 के तहत देखोगे आपको क्या है, वोट डाल सकते हो। अगर वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है, 18 वर्ष से उम्र ज्यादा है तो आप डाल सकते हो। अगर मुखिया के चुनाव में खड़ा होना चाहते हो तो मिनिमम 21 वर्ष का आपको होना चाहिए एज, आप खड़ा हो सकते हो। अगर लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो आपको 25 वर्ष चाहिए मिनिमम एज। अगर राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो मिनिमम तुम्हारा 30 वर्ष चाहिए। अगर राज्य के विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो मिनिमम एज तुमको 25 वर्ष चाहिए। और राज्य में विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हो मिनिमम एज 30 वर्ष चाहिए। तो एज है कुछ आपको भारत
भारत के नागरिक होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन बताया गया, अगर है तुम तो खड़ा हो सकते हो, जीतोगे कि हारोगे ये तुम्हारे हाथ में। अब तुम समझो कि क्या होगा, ये तो जनता के हाथ में छोड़ दो। तुमको अगर तुम्हारे काम से मतलब तुम वादा करोगे, वादा से अगर लगेगा कि नहीं काम हो सकता है तो ठीक है, वोट देंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय कर देंगे। और का चलो यहां पर हम देखते हैं। अब ये जो तीनों शब्द लिया गया है ना, यहां पर ध्यान रखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये रूसी क्रांति से 1917 में हुआ था, जो रूसी क्रांति वहां से ये प्रभावित है। अब हम देखते हैं 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कैसा है? विचार, कुछ भी विचार में आए सोच सकते हो, बोल सकते हो, यानी अभिव्यक्त कर सकते हो, किसी के प्रति विश्वास धारणा कर सकते हो, कोई भी अबाध रूप से धर्म मान सकते हो, तुम्हारे मन के ऊपर है। और कोई भी धर्म मानते हो तो उपासना कर सकते हो, उपासना की पद्धति अपना सकते हो, ये तो तुम्हारा है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें क्या चीज बताना है आपको? ठीक, 2 प्रकार की समानता है। एक क्या है? प्रतिष्ठा। अरे भाई कोई कौन नहीं चाहता है गरिमापूर्ण जीवन, पूरे प्रतिष्ठापूर्ण। अगर मान लो हम गए कहीं गली में और कोई हमको मार दिया, बोल दिया, तो वो गरिमापूर्ण नहीं ना हुआ, प्रतिष्ठापूर्ण नहीं ना हुआ जी। तो प्रतिष्ठा कौन नहीं स्थापित करना चाहते हैं? गरीब जो होते हैं थोड़ा अमीर बनकर चाहते हैं कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करें, प्रतिष्ठित व्यक्ति बने, कि कोई देखकर हमको आगे बढ़े। लोग ना बोलते बड़ा तुम प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यानी कि तुम्हारा प्रतिष्ठा अभी समाज में बना हुआ है, तो सब लोग चाहता है। यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कौन देगा अवसर? भाई अवसर तो दे सकता है राज्य ही ना दे सकता है जी। अवसर तो मिलना चाहिए किसको? तो वहां के लोगों को मिलना चाहिए, नागरिकों को। और देगा कौन? वहां के राज्य अलाउ करेगा, यानी शासन सरकार अलाउ करेगा। तभी तो हम अपना जो भी है सिद्ध कर पाएंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाई किए हैं, कौन से जॉब हमको मिलना चाहिए। आप नियम बनाओ, हम फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम देंगे, अवसर दो हमको, और फिर अपने को साबित करेंगे, फिर आप लोग ज्वाइनिंग कराना। फिर देखेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये बहुत जरूरी है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, भाईचारा यानी बंधुत्व, और व्यक्ति की गरिमा। ध्यान में रखना, अगर व्यक्ति की गरिमा बना रहेगा, यानी व्यक्ति की गरिमा बना रहेगा कैसे? जब आप दूसरे में बंधुत्व हो। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। जैसे हम लोग ना बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यानी कोई जात पात नहीं, जात पात से ऊपर उठकर सब सोचो और एक दूसरे को भाई बहन मानो। और जहां राष्ट्र की बात आई, सभी लोग भारतीय अपने आप को मानो। यानी कि हम लोग अगर भाईचारा रहेगा, हम लोगों में बंधुत्व रहेगा, कोई गोरा काला मतलब जातिवाद नहीं, तब हम देखेंगे कि आपको क्या होगा? अखंडता बना रहेगा, यानी अपना देश टूटने से बचेगा, और एकता भी एक दूसरे से बना रहेगा। एकता मतलब एकीकरण, यानी कि एकजुटता। एकजुटता, ये नहीं कि कोई सोच रहा है कि छोड़ो यार यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, हमको यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। भाई घर नहीं है ना, घर का बंटवारा हो सकता है, देश का बंटवारा होने लगे तो देश का क्षेत्र ही नहीं बचेगा। ठीक, और यहाँ पर जानते हो अलग अलग माइंड के लोग रहते हैं, कुछ कोई चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, ये सभी सब शब्द जो है ये आपको प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। ठीक, अब ये सभी तो शब्द हो गए, कुछ जो जानकारी है वो भी आप देख लो, जो कि आपको रेयर ही कोई बता रहा है, मैं बता रहा हूं। ठीक हो, देखो प्रस्तावना की स्वीकृति जो मिल गया था, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को, ये तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, हो गया था। प्रस्तावना को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्माप्रीत किया गया था। ये कब किया गया था भाई? ये किया गया था, आपको तीनों देखिएगा, ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत जो किया गया था, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, ये समय ये किया गया था। ठीक, अब यहां पर आप देखिएगा एक शब्द लिखा जाता है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी इसका क्या मतलब है? चलो इसको मतलब मैं समझा देता हूं, अब ये खत्म ही होने वाला है। चलो यहां पर सबसे पहले इसका मतलब मैं समझा देता हूं। आप लोग को प्रस्तावना तो पढ़ते होंगे, लेकिन पूरा ध्यान से नहीं देखते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पूरा ध्यान से देखिएगा तो इसका एक बार पढ़ लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा, एक मिनट, संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि ये जो 26 तारीख है 26 नवंबर 1949, ये किसके अनुसार? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। ग्रेगोरियन मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। ये जो बता रहा है कि हम लोग जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, आत्मप्रीत कर रहे हैं, ये जो है ये 26 नवंबर 1949 को हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदी कैलेंडर उस समय की बात करें, यानी आजादी के बाद की हम जब बात करें शुरुआती समय में, यानी ये हम बात करें 1957 से पहले में, क्योंकि 1957 में हम लोगों ने शक वाला हिंदी कैलेंडर अपना लिया था, जो कनिष्क के समय में चलता था, शक संवत जो है वो हम लोगों ने अपना लिया था। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने विक्रमी संवत के अनुसार ही चला अपना संविधान। तो विक्रमी संवत के अनुसार देखोगे, विक्रम संवत कब स्टार्ट किया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विक्रम संवत देखोगे, विक्रमादित्य के नाम पर ये रखा गया है, ये 57 BC में स्टार्ट किया गया, यानी कि आप देखोगे 0 से 57 साल पहले स्टार्ट किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रम संवत के अनुसार हम लोगों ने संविधान का कब आत्मप्रीत किया, अधिनियमित किया, और आपको देखिएगा कि
अंगीकृत किया, ये किसके अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार। तो हमको डायरेक्ट क्या करना होगा, 1949 में साल पूछे तो यहां पर देखिएगा 57 BC है, यानी इसको प्लस करना पड़ेगा, और इसे आप 57 को प्लस कर देते हैं तो 2006 आ जाता है। वही यहां पर दिया हुआ है कि शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी कि जो संवत है ये 2006 है विक्रम के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार। और ये आगे चला जाता है क्योंकि BC जो है ये आपको पीछे होता है ना, 0 से BC पीछे होता है, ठीक, AD आगे होता है। तो ये आपको विक्रम संवत के अनुसार आपको ये चीज दिया हुआ है, विक्रमी 2006। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पूछे तो जो अभी इंग्लिश कैलेंडर है 26 नवंबर 1949, लेकिन आपको शक कैलेंडर के अनुसार पूछ देते, मान लो उटपटांग कोई क्वेश्चन दे दिया और शक संवत के अनुसार बताया कि शक संवत के अनुसार हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। क्या दिमाग में कभी सोचे हो कि कब बनकर तैयार हो गया था? शक संवत की शुरुआत कब हुआ था भाई? तो शक संवत की शुरुआत हुआ था 78 AD में, AD में। अब कहोगे सर जी 78 AD में जब शुरुआत हुआ था शक संवत का, तो उसके अनुसार बता दीजिए। तो तुमको AD में जब शुरुआत हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी कि आपको देखोगे 1949 से AD को घटा दो, 1949 से करो यानी 78 घटा दोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा शक संवत के अनुसार। ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा जितना समझाने की कोशिश किए, और जो नहीं आया होगा जरूर बताइएगा। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर लिख भी दिया गया है कि शक संवत जो है ये 78 AD यानी कनिष्क के समय में आप देखोगे ये शुरुआत होता है। कनिष्क कुषाण वंश के शासक था, और ये 1957 में भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली तौर पर हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर होगा वो शक संवत होगा, जिसका प्रथम महीना जो होगा वो चैत्र होगा और लास्ट वाला महीना जो होगा फाल्गुन होगा। इसीलिए देखोगे कि हर बार आपको कहा जाता है कि जैसे ही फागुन बीतता है, यानी कि जैसे ही होली बीती, जैसे ही फागुन बीती, आपको शुद्ध काम किया जा सके। मान लो कि गांव में या आपको घर में देखोगे डेथ होता है, लोग मर जाते हैं, तो मर जाते हैं तो हम लोग जो हिंदू कैलेंडर मानते हैं, हिंदू वाला कैलेंडर आप बोल सकते हो या हिंदी कैलेंडर बोल सकते हो या राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हम लोग का कैलेंडर है कौन, शक संवत पर आधारित शक कैलेंडर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि होली बाद यानी होली जो बा यानी जो फाल्गुन बा वो अंतिम महीना बा, और जैसे शुरुआत महीना हुई आपको शुद्ध काम होने शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये कहा जाता है। इसे आप गांव में देखे होंगे, ये जो चित्र बना दिया गया है चुपचाप ऐसे ही बैठ के तुम लोग को नोट्स तैयार करना है, इसलिए वो चित्र बना दिया गया। चुपचाप नोट्स तैयार करो, यानी कि नोट्स तैयार करो और उसे रिवीजन करो। अब बताओ मैंने ये जितना चीज आपको बताया, अगर आपके पास एक पेज में ये नोट्स होगा तो आपको लगा लो कि पॉलिटी का ज्यादा से ज्यादा 100 पेज में मैक्सिमम हम मानकर चलते हैं 100 पेज आपके पास होगा। क्या उसे 2 दिन में आप नहीं देख लोगे? कोड वर्ड में मात्र 2 मिनट में चाहोगे तो ये रिवीजन कर लोगे, अगर आप पहले से पढ़े रहोगे तो। चलो समझ में आया? और कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। हाँ, एक चीज आप लोग और पूछना चाहते हो कि मुझे पता है, पूछने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। हाँ, स्वतंत्रता और बंधुत्व। स्वतंत्रता बंधुत्व जैसे शब्द कौन सी क्रांति से सर प्रभावित है? तो वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है, जो कि 1789 में हुआ था। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बन सकता है, मुझे पता है। तो ये जो शब्द है ये आपको फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोग आराम से लगा लीजिएगा कि आप लोग से अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। देखिए, समानता बंधुता, ये जो शब्द लिए गए हैं समानता बंधुता वाला, ये पूछता है अगर आपके एग्जाम में पूछे कि ये समानता बंधुता वाला आदर्श कहां से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति 1789 से हम लोगों ने अपनाया है। सो ओवरऑल तुम्हारा ये खत्म हुआ। अब चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन विथ डेट के साथ। और पहली बार आप देखोगे कि ऐसे मैं आपको लेकर चल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों का हर चीज हो जाए, ठीक। हाँ, भाषा में सबसे पुराना भाषा माना जाता है संस्कृत को, इसलिए संस्कृत को कहा जाता है भाषा की जननी, ठीक। चलो अब यहां से क्वेश्चन लगाने शुरू करो। अगर आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप आराम से क्वेश्चन सही करोगे, और सही करते हो तो फिर देखते हैं क्या होता है। चलो यहां से दे रहा है कि राज्य के मूलभूत तत्व क्या होते हैं। देखो, राज्य जो होता है हमारे संविधान में, देखोगे राज्य की परिभाषा दिया हुआ है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। और डीपीएसपी में भी आपको जब शुरुआत होता है तो उसमें राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। अब राज्य की जो परिभाषा दिया है उसमें क्या क्या क्षेत्र आते हैं, राज्य की परिभाषा में आप देखोगे क्या क्या क्षेत्र आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछे, परिभाषा बताता है, मूल अधिकार के अधिकार बताने से पहले परिभाषा बता रहा है, ठीक। तो आर्टिकल 12 में देखने होगा, उसी में बताएगा कि राज्य के लिए तुम्हारा जनसंख्या होना चाहिए, कुछ क्षेत्र होना चाहिए, शासन सरकार होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होना चाहिए ये संप्रभुता होनी चाहिए, सोवर्निटी होनी चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए अपने शासन प्रशासन में, यानी कानून बना रहे हैं तो कोई भी शासन में बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, संप्रभुता। और हमारा देश तो ऐसे ही संप्रभु है क्योंकि हमारा प्रस्तावना में ही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा था 1 मई 2010 को बिहार पुलिस की एग्जाम जब हुआ था उस समय। आगे देखते हैं,
1946 में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया था? उद्देश्य संबंधित जो प्रस्ताव है 1946 में, इसकी रचना किसने किया था? बिहार पुलिस, 1 मई 2010 को ही ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव की रचना देखो यहां पर, ध्यान रखना, यहां पर ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे और जो दिया है ऑप्शन के अनुसार जो पेश किया गया था कब भैया? 13 दिसंबर को देखोगे तो 13 दिसंबर 1946 को जो पेश किया गया था संविधान सभा में प्रस्तावना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। और एक्सेप्ट कब कर लिया गया था? तो 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था 1947 में। ठीक, प्रेम्बल जिसे कहा जाता है, प्रस्तावना किसे कहा जाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के पवित्र दस्तावेज बताया है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन लगाइए, मैं देख रहा हूं आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन लगाइए प्लीज। हाँ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित शब्द जोड़े गए थे। अब ये क्या बोल रहा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द जोड़े गए थे। अब प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो एक बार मात्र संविधान में संशोधन हुआ है। कब भैया? 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ है। और इसमें एक शब्द, आपको 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये देखो 9 दिसंबर 2012 को सेकंड शिफ्ट में बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेहनत लग रहा है बबुआ, क्योंकि तुम लोगों का रिजल्ट दिलाना है, इसलिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। भारत एक राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? 15 दिसंबर 2013 को फायरमैन का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत धर्मपंथी राष्ट्र नहीं है, यहां पर धर्मपंथी नहीं है, ये तो ऐसी गलत हो गया। यहां पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है भारत? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि आप देख सकते हो पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो भारत एक कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर जिसे आप बोल सकते हो। ठीक, अब सेकुलर का इंडियन फॉर्म में दूसरा मीनिंग होता है और वेस्टर्न फॉर्म में अलग होता है। अब देखो, पंथ निरपेक्ष के लिए भी हम लोग सेकुलर शब्द यूज करते हैं और धर्म निरपेक्ष के लिए भी हम लोग सेकुलर शब्द आपको यूज करते हैं। सो ये यहां पर फंडा इंग्लिश वाला ही दिक्कत आ गया था। जब लोगों से पूछा गया कि भाई ये पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, जो सेकुलर है, जो पश्चिमी वाला सेकुलर है, जो धर्म निरपेक्षता की बात करता है, क्या वो है? जी नहीं, ये पंथ निरपेक्षता की बात करता है। हमारे यहाँ जो सेकुलर है वो पंथ निरपेक्षता की बात करता है, धर्म निरपेक्षता की बात नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, लोकतंत्र, ये देखो ये किसके द्वारा परिभाषा दिया गया? लोकतंत्र यानी लोगों का शासन जो होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, किसने कहा था? यानी लोकतंत्र जो होता है जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता द्वारा होता है, जनता के प्रतिनिधि द्वारा होता है। आपको ये किसने कहा था? ये देखो कि अब्राहम लिंकन ने कहा था। यह वही अब्राहम लिंकन है जो कि अमेरिका में दास प्रथा को खत्म किए थे। ये वही अब्राहम लिंकन है जो कि मारे गए थे। इसी कारण से देखोगे जो गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में, और 1860-62 के समय में देखोगे खतरनाक तरीके से लोग इन पर हमला भी बाद में जाकर करते हैं और बेचारे ये मारे जाते हैं। ये ऐसे आपको राष्ट्रपति थे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। यहां पर देखो, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा संचालित सरकार, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा संचालित सरकार, लोकशाही, ये परिभाषा किसने दिया है? ये देखो बिहार पुलिस में 19 अक्टूबर 2014 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। सेम देखो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है अब्राहम लिंकन। भाई मेहनत से अगर क्वेश्चन खोजोगे, मेहनत से पढ़ाई करोगे, ये खुद तुम अकेले ही क्यों नहीं करो, उसका रिजल्टेंट बहुत ही अच्छा होगा। मेरे हिसाब से आपको आज क्या करना चाहिए, अगर आप बिहार दरोगा का भी तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस तो करते ही हैं, तो आपको आज बिहार दरोगा का सभी प्रस्तावना के क्वेश्चन खोजना चाहिए और ये मेरे नोट से मिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कुछ क्वेश्चन छूट जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है, मैं आपको याद दिला दूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बीपीएससी तक निकाल कर देख लीजिए। ये जो हम नोट्स दे रहे हैं, ये अपने नोट्स से आप लोगों को बना कर दे रहे हैं और उसी में आपको नोट्स से इतना मोटा आपको नोट्स हो जाएगा। मेरा नोट्स आप देखोगे तो पॉलिटी का बहुत मोटा नोट हो जाएगा। ठीक, ये आपको देखोगे तो ये आपका नोट्स हुआ पॉलिटी का इतना मोटा, तो इससे थोड़े ना हम आपको दे देंगे इतना मोटा नोट्स। नहीं, बिहार पुलिस के लिए उतना ही पढ़ो जहां से एग्जाम बन सकता है, जहां पर 75% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे और आप रिजल्ट निकाल लो। ठीक, यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संविधान लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसे प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? यानी ऐसा कौन सा है जिसे प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? कौन सा आदर्श जो है ये प्रस्तावना में नहीं सम्मिलित किया गया था जब संविधान लागू हुआ था? यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, तो यहां पर देखिएगा ये समाजवादी, समाजवादी कब शब्द जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 76 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? समाजवादी, पंथ
धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए थे। क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए 31/7/2016 को एक्साइज कांस्टेबल के जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, यानी आत्मप्रीत कब किया गया, आत्मप्रीत किया गया, अधिनियमित किया गया, ठीक, ये कब किया गया? तो जब संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब भैया तैयार हो गया था? ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और बहुत से प्रावधान इसी समय लागू हो गए थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे, देखो ये देखो एक्साइज में पूछा था, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 22 अक्टूबर 2014 को बिहार पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा था कि लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र के जो सबसे बुनियादी परिणाम है यानी रिजल्ट है, वो लोकतंत्र क्या करता है कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही होता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों के शासन होता है, लोगों के प्रतिनिधित्व शासन करते हैं, और लोगों के जो सदन होता है यानी लाइक लोकसभा, उसके प्रति जवाबदेह होगा ही होगा। यानी कि हमारा प्रतिनिधि जो कर रहा है वो किसी के प्रति तो जवाबदेही होगा, डायरेक्ट रूप से हम लोग के प्रति तो नहीं होगा। 5 साल बाद चुनाव बाद आता है मिलने के लिए कि भाई हमको वोट दे दो, हमने ये काम किया वो काम किया है, लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए एक सदन बनाया गया है अलग अलग। जैसे राज्यों के जो सदन है वो राज्यसभा है, वैसे लोगों का जो सदन है वो लोकसभा है, उसमें वो उत्तरदायी होता है। इसका आंसर क्या होगा? नागरिकों के प्रति जवाबदेही होता है। आपको लोकतंत्र में साफ साफ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया? संविधान की जो प्रस्तावना है ये किस देश से लिया गया? 2 क्वेश्चन बनता है यहां से। संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो हम लोग लिखेंगे यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि संविधान की प्रस्तावना जो हमारा है उसका भाषा कहां से लिया है हम लोगों ने? भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के विषय में सही नहीं है? ये कौन सा है संविधान के प्रस्तावना के विषय में सही नहीं है? ये देखो, बिहार पुलिस 8 मार्च 2020 को सेकंड शिफ्ट में, यानी जब 12th लेवल पर भी आपको पेपर था तब पर भी देखो प्रस्तावना से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो वही चैप्टर क्यों नहीं पढ़े जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, क्यों हम उल बुल क्वेश्चन पढ़े जहां से हमेशा रिजल्ट आ सकता है, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के विषय में सही नहीं है? वह न्याय योग्य नहीं है। बात सही है, न्याय उचित नहीं, न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि भाई देखो इसका उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, इसलिए न्याय योग्य नहीं है, ये एकदम सही है। पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान उद्देश्य के प्रतिबंधित करता है। जी है भैया, भारतीय संविधान के जो उद्देश्य है यहाँ पर साफ साफ झलकते हैं, एक आईना के जो प्रतिबिंब है उसके रूप में, तो प्रतिबंधित कर तो करता ही करता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग भी है, केशवानंद भारती केस में साफ साफ बताया गया है। संविधान में अब तक 2 बार संविधान संशोधन हुए हैं, यानी प्रस्तावना में कह रहा है कि जो प्रस्तावना के संविधान है इसमें 2 बार संशोधन हुए। जी नहीं, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि 1 बार हुए हैं संविधान में, 1 बार संशोधन हुए हैं, और वो कौन हुए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक। तो इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं। ये देखो, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है ये पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? 4 अक्टूबर 2020 को आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। और ये देखोगे एसटी यानी कि स्वाभिमान बटालियन के अंतर्गत जो भर्ती आया था उसमें देखोगे महिला सिपाही की जो स्वाभिमान बटालियन एसटी का भर्ती आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू होता है। तो ये पूर्णतः किस तिथि को लागू होता है? देखोगे आपको 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी 1950, इसलिए देखो हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को 1949 को, ठीक। अब ये देखोगे, ये हम लोग जानते हैं कि 1930 में देखोगे 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता के स्वाधीनता दिवस मनाए थे, यानी कि प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाए थे? 26 जनवरी 1930 को। उसी को याद करने के लिए जो पूर्ण रूप से संविधान लागू करने का श्रेय जाता है 26 जनवरी 1950 को जाता है, कि वो दिन यादगार रहे कि ये चीज हम लोगों ने किया था। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्न में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यह बताना है। तो 2 ही वाद आपको याद कराने के लिए मैंने बोला था, आपके एग्जाम के अनुसार 2 वाद याद रखो, ठीक। एक तो आपको बेरूबाड़ी यूनियन वाद में आप देखोगे 1960 में यह वाद आया था, और इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन संविधान पढ़ने में या उसके कोई बात में आपको संशय होता है तो उस स्थिति में प्रस्तावना को पढ़कर उसका संशय दूर किया जा सकता है, यानी डिबेट किया जा सकता है। जबकि केशवानंद भारती केस में साफ कह दिया गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक बार संशोधन भी हो गया 1976 में, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेरूबाड़ी यूनियनवाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए यहां पर भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? चलो अब ये तुम लोग बताओ, मैं देख रहा हूं तुम लोग का आंसर क्या होगा। भारत में कौन संप्रभु है? यहां पर प्रधानमंत्री संप्रभु है, राष्ट्रपति हैं, भारत के लोग हैं, या मंत्रिपरिषद है? चलो बताओ, भारत में कौन संप्रभु है? क्वेश्चन लगाइए इसका। क्वेश्चन नंबर 14 में देख रहा हूं आप लोग क्या लगा रहे हैं, प्लीज लगाओ। बहुत अच्छा। तो भारत में कौन संप्रभु है? कौन?
भारत में संप्रभु है भारत के लोग, क्योंकि प्रस्तावना शुरुआत भी होता है किससे? भारत के लोगों से। भारत के लोगों से हमारा प्रस्तावना शुरुआत होता है, ठीक। और भारत में कौन संप्रभु हो जाएंगे? भारत के लोग हो जाएंगे। एकदम धड़ल्ले से आगे बढ़ते चलो, तोड़ तोड़ कर पढ़ो। देखो बिहार पुलिस में रिजल्ट आला है ना, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चीज मैं आपको एकदम फ्री में एडवाइस देता हूं, बिहार पुलिस या बिहार दुर्गा दोनों में सिलेबस को तोड़ तोड़ कर पढ़ो। सिलेबस तुम्हारे आगे जब एक ही दिन पहाड़ लगने लगेगा ना, तुम भाग जाओगे। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, मैं जिस तरीके से पढ़ाई करता था, सिलेबस को तोड़ तोड़ कर पढ़ता था, और हर एक का एक अलग नोट्स होता है। लोग बोलते हैं कि सब एग्जाम में एक तरीके से क्वेश्चन आता है, भाई थोड़ा सा डिफरेंट जरूर हो जाता है, और वो थोड़ा सा डिफरेंट को तुम नहीं समझ पाए ना, तो तुम्हारा रिजल्ट फंस सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से हर का कॉपी अलग अलग होना चाहिए। बिहार पुलिस का इतना ही पतला कॉपी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए कि लास्ट के समय में हमें यह ना लगे कि इतना पढ़ना है, और लास्ट के समय में अरे भैया ये सर जी बहुत पढ़े के बाद रुलाई आवता, काफी ज्यादा हम प्रेशर में बानी, कैसे पढ़ी हमारा समझ में नहीं किया आवत, का करी बताई ना, ये सब नहीं करना है, ठीक। अब देखो 26 नवंबर जाना जाता है। 26 नवंबर किस लिए जाना जाता है? देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस भी आप बोल सकते हो। और ये कब से भैया? तो ये आपको देखोगे 2015 से 2015 से हम लोग मनाते हैं। क्यों भैया? तो 2015 में देखोगे 125वीं जयंती पड़ जाता है, किसका भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान के पिता कहा जाता है, और सबसे बड़ा योगदान था इनका। इसलिए इनके जो आपको उपलक्ष्य में हम लोग संविधान दिवस या कानून दिवस जो मनाते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस, ये जो मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक। समझ में आ गया? आगे देखो, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश में ली गई? देखो मैंने बताया था, प्रस्तावना जब करा रहा था तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि कहां पर संसद संप्रभु है और कहां पर लोग हैं और कहां पर कानून है। तो देखो सार्वभौम संसद यानी यहां पर संप्रभु या सार्वभौम जो संसद है, यानी संसद जो कानून बना दिया, संसद ने बोका को बकरी कह दिया तो वहां पर मानना पड़ेगा बोका ये न बकरी है। यानी कूता को पीली कह दिया तो पीली मानना पड़ेगा कूता को भी, यानी कि पिलवा को पीली मानना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा है? नहीं। हम लोग कौन है? संप्रभु हम लोग खुदे हैं। हम लोग जिसको बोलेंगे वो पर बनाएगा कानून, और वो कानून होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संविधान सम्मत होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए। ये कौन चेक करेगा? ये कोर्ट चेक करेगा। देखो डिबेट का ये इशू है। सबसे पहले जब प्रस्तावना ये आपको अपनाया जा रहा था उस समय बात हुआ कि हम लोग कौन सा वाला अपनाएं, हम लोग क्या संप्रभु रख दें संसद को? तो जी नहीं, संप्रभु अगर संसद को रख दे रहे हैं तो उसमें अलग अलग प्रतिनिधि अलग अलग सोच के बनते हैं, वो कुछ भी चीज आपको लागू करवा सकते हैं। देश के सभी लोग साक्षर अभी नहीं है, लिटरेसी रेट उतना ज्यादा नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना में जो अवधारणा आया वो अवधारणा आया कि कोर्ट को इतना शक्ति दिया जाए कि अगर ऐसा कानून बन जा रहा है जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, उसके विरुद्ध में है या लोगों के अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, तो उस समय न्यायपालिका जो है एक्टिव हो जाए और उस कानून को रद्द कर जाए। तो यही हमारे भारत में भी होता है भाई, संसद वाला कानून बना सकते हैं, विधानसभा कानून बना सकता है, लेकिन वो कानून सम्मत होना चाहिए। यानी किसके? संविधान का। वो किसके सम्मत होना चाहिए? अधिकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए आपको। अतिक्रमण कर रहा अधिकार का तो उसे जीरो घोषित कर देगा कौन भैया? कौन कर देगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक। तो यहां पर देखेंगे सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के जो संप्रभु है ये संसद है, और इंग्लैंड के जो संसद होता है अलग अलग एक्ट लाता है और एक्ट के थ्रू उसको ज्यादा पावर है। यानी आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड में कोर्ट के पावर ज्यादा है कि संसद के पावर ज्यादा है? तो आप कह सकते हैं कि वहां पर संसद के पावर ज्यादा है। इंग्लैंड में राजा के पावर ज्यादा है कि संसद के पावर ज्यादा? आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड में आपको संसद के पावर ज्यादा है। लेकिन हमारे भारत में आपसे अगर कोई पूछे कि भारत में किसका ज्यादा पावर है, कोर्ट का पावर है या कि आपके संसद का पावर है, तो भारत में ना कोर्ट का ज्यादा पावर है ना संसद को ज्यादा पावर है। दोनों में किस बीच समन्वय है। समन्वय कहने का मतलब कि दोनों के बीच में समन्वय बनाकर चलना है। कोर्ट भी ऐसा वर्डिक्ट नहीं दे सकता है जो कि ऐसा लगे कि तानाशाही के रवैया की तरह आप कोर्ट अब काम करने लगा, यानी कि जो काम मंत्री को करना चाहिए, जो संसद को करना चाहिए, वो कोर्ट करने लगा। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि अगर संसद या आपको जो कानून बनाने वाली संस्था है वो कानून नहीं बना सकती है, ना बना रही है, तो कोर्ट उसमें एक्टिविज्म अपनाए, ठीक, और आगे बढ़कर उसमें कानून बना सकता है और उस पर निर्णय दे सकता है, ये कहा गया है। तो इंग्लैंड देखोगे, इंग्लैंड में आपको संप्रभु माना गया है। हम लोग यहाँ हम लोग जनता संप्रभु हैं। चलो आगे देखो, फर्टिलिटी। फर्टिनिटी मतलब क्या होता है? ये देखो कि एक्साइज कांस्टेबल 14/5/2023 को जो एग्जाम हुआ था रिसेंट समय में, उसमें दिया है कि फर्टिनिटी का अर्थ क्या होता है। फर्टिनिटी मतलब होता है भाईचारा, भाईचारे का भावना, यानी कि बंधुता की भावना, यानी कि एक दूसरे की जुटता की भावना, एक दूसरे से एकता के रहेंगे, एक दूसरे के भाई बहन, मतलब भाई बहन नहीं, भाई बहन का रहेंगे, बहन नहीं बहन हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, सदियों ना होगा। तो क्या होगा? भाईचारा रहेगा, यानी प्यार रहेगा, यानी अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग जो काम करते हैं, अलग अलग, कोई गोरा काला ऐसा नहीं, तो उस तरीके से लोग होते हैं। अब तो कहाँ है गोरा काला, मतलब बढ़िया ही सब चल रहा है, फेयर लवली लगाकर सब लोग गोरा गोरा हो गया है, क्या दिक्कत है? तो गोरे कालों में मतलब ये क्या गाना एक आता है ना कि हम गोरे कालों में बैर नहीं, सब दिल से दिल लगाने आते। हाँ, गोरे काले का भेद नहीं,
हम दिल को दिल से लगाने आता है, ऐसा कुछ गाना थे है ना, तो दिल दिल से लगाने, कुछ ऐसा है, मतलब तुम लोग अपना छाप छुप लेना, मुझे नहीं याद है। तो ये देखो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा भाईचारा। ठीक, आगे देख लो क्वेश्चन। हाँ, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जो नहीं जोड़ा गया? ये निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा? 3 शब्द जोड़े गए थे, और 42वें संविधान संशोधन में देखोगे उस समय आपात लागू था। तो आपात लागू था तो बहुत से संविधान संशोधन किए गए थे, बहुत से प्रावधान बदले गए थे, जिसके कारण देखोगे 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और 42वें संविधान संशोधन को वो खराब मतलब जो संशोधन किए गए थे यानी कि सही नहीं थे, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बदल भी दिया गया था जब जनता पार्टी की सरकार आया था। 16 अक्टूबर 2022 को एक्साइज कांस्टेबल की जो एग्जाम हुआ है, इसमें आपको देखने को मिलता है क्या भैया, ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो ये नहीं जोड़ा गया था गणराज्य, बाकी 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये जोड़ा गया था, ये गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये पहले से ही था। आगे देखो, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, और इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा और आपको बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। हर दिल से मेरा नाता है, अरे हाँ भाई, तुम्हारा हर दिल से नाता है, बोका बकरी सबसे नाता है, क्या दिक्कत है? ठीक, अच्छे, ये गाना है, हर दिल से हमारी नाता है। हाँ भाई, चलो बात ठीक है, तो वही भाईचारा है, वही तो चीज हम बता रहे थे, बार भोजपुरी में बता रहे थे, गाना नहीं आता तो वहां दिक्कत मानोगे का? चलो यहां देखते हैं, ये आपको कमेंट करना है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय का आदर्श कौन कौन भाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, किस क्रांति से प्रेरित है? क्रांति का बस डेट में लिख देता हूं, आप लोग को आंसर बताना है। रूसी क्रांति जो हुआ था, ये हुआ था 1917 में। ठीक, अमेरिकी क्रांति जो हुआ था, ये हुआ था आपको माफ करना 1774 से 1783 के समय जाता है, यानी रखा हुआ 1773 74 से 1783, 1774 हो जाएगा, यहाँ पर 1783 जाता है। ठीक, ये रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और चीनी क्रांति जो हुआ था 1911 में। इतना तो याद रखना, चीनी क्रांति से, चीन चमगादड़ की क्रांति से हम लोगों ने कुछ नहीं अपनाया है, कुछ नहीं अपनाएगा भक्त, तोर क्रांति से हम लोगों को कोनो मतलब ना है। ठीक, तो ये चीज आप लोग कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं, प्लीज आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले मैं बता दूं यहां पर कि आप लोग ये बैच जो है सफलता बैच जरूर ले लीजिएगा जो नहीं लिए हों, और इसको 1 मई से मैं रनिंग करने लगूंगा, और सभी यहां पर वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि ये प्रीवियस मैंने करा दिया, इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे, हर एक आपको चैप्टर से देखिएगा, वो मैं दे दूंगा, आप लोग लगा लीजिएगा, फिर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा यानी सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक, सो क्वेश्चन का आपको क्या आप कमेंट कर रहे हैं, चलिए बताइए जल्दी।